हेलो स्टूडेंट। आज ये फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है। उस दिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर अगला हम बताएंगे। आज है हमारी टॉपिक चुंबकत्व क्या है। चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म तो मैग्नेटिज्म देखिए वो गुण होता है जब किसी कुंडली या किसी परिनालिका में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली या परिनालिका में कुछ चुंबक के गुण प्रवेश हो जाते हैं यानी उत्पन्न हो जाते हैं। इस गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं यानी मैग्नेटिज्म कहलाती है। तो मैग्नेटिज्म चुंबक के गुण क्या होते हैं। अगर किसी हम स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दें तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी उस कुंडली या परिनालिका में भी दो ध्रुव हमारे उत्पन्न हो जाते हैं, एक चुंबकीय नॉर्थ ध्रुव और एक होता है साउथ ध्रुव, यानी एक एन और एक यस उत्पन्न हो जाता है। अगर दो एन एन को हम पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है, और अगर दो एस एस पास में लाते हैं तो भी हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर हम विपरीत ध्रुव पास पास लाते हैं यानी एक चुंबक का एन और दूसरे चुंबक का एस, या पहले चुंबक का एस और दूसरे चुंबक का एन, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। जैसे वैद्युत आवेश में था कि अगर समान आवेश लाते हैं तो प्रतिकर्षण और अगर विपरीत आवेश लाते हैं तो आकर्षण लगता था, वैसे ही चुंबक में भी होता है। अगर चुंबक के हमारे समान ध्रुव हैं और समान ध्रुवों को हम पास पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर हम विपरीत ध्रुवों को लाते हैं तो आकर्षण बल लगता है। तो चुंबकत्व का मतलब होता है किसी परिनालिका या कुंडली में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें और उस पे चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाएं, वो वैसा ही व्यवहार करने लगे जैसा कि एक चुंबक व्यवहार करता है, तो इस घटना को हम चुंबकत्व कहते हैं यानी मैग्नेटिज्म हमारी कहलाती है। तो चुंबकत्व की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। तो चुंबकत्व की डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद कर लो कि किसी भी कुंडली में या परिनालिका में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली या परिनालिका एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती, यानी उस पर एक चुंबकीय गुण प्रवेश कर जाते हैं। इस घटना को हम चुंबकत्व कहते हैं। फिर इसी क्रम में चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। हम जानते हैं कि टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एम इंटू बी। एम यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए एम को अगर हमें परिभाषित करना है तो एम इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपान बी। बी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। यदि बी का मान हम 1 कर दें तो एम इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम।
यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है एम को परिभाषित करने के लिए हम फॉर्मूले के द्वारा इसको परिभाषित कर रहे हैं। हम जानते हैं कि टाउ मैक्सिमम जो हमारा बल युग्म होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण इंटू चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। इसलिए m बराबर टाउ मैक्सिमम अपान बी। यदि b का मान हम 1 कर दें, एकांक वेबर की अगर हमारी चुंबकीय क्षेत्र लग रही है तो m हमारा टाउ मैक्सिमम के बराबर हो जाता है। यानी परिभाषा हम दो तरीके से दे सकते हैं। या तो हम ये कहें कि बल युग्मों और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी टाउ मैक्सिमम का मतलब है बल युग्म, चुंबकीय बल युग्म यहां पर लगेगा, और बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय बल युग्म और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि b इक्वल टू अगर हम 1 मान लें तो m इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, यानी एकांक वेबर का चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जितना अधिकतम बल युग्म होता है उस बल युग्म को ही हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एकांक वेबर का चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उत्पन्न अधिकतम बल युग्म को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हमारी परिभाषा सूत्र के द्वारा है। या हम इसको कहें कि अधिकतम चुंबकीय बल युग्म और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक को चुंबकीय बल युग्म का मात्रक बटे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बराबर होगा विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में हम चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का विभाजन किया गया है। तो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ हमारे 3 प्रकार के बताए गए। पहला पदार्थ बताया गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा हमारा बताया गया अनचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा हमारा बताया गया लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ हो। तो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का जो विभाजन हुआ 3 प्रकार से हुआ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों की भी परिभाषाएं अक्सर करके पूछी जाती हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में विचुंबकित होते हैं। क्षेत्र के विपरीत दिशा में विचुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में विचुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्रों में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर वो प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारे होते एक Ag, Ca तथा Hg,
Hg का मतलब है पारा, Ca का मतलब है कैल्शियम और Ag का मतलब होता है सिल्वर। तो सिल्वर, कैल्शियम और मरकरी यानी पारा, ये हमारे ऐसे पदार्थ हैं जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। यानी वे ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये विपरीत दिशा में भी चुंबकित होंगे, तथा अगर हम किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाएं तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे Ag, Ca और Hg, ये हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अब दूसरे पदार्थ हमारे होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र पे रखने पर क्षेत्र की ही दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। वो हमारे भी चुंबकित होते थे, ये थोड़ा सा चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी इन पदार्थों का जो गुण है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण से बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर थोड़ा सा विचुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के रखने पर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं सोडियम और ऑक्सीजन, यानी एल्युमिनियम Al, सोडियम Na और ऑक्सीजन। तो ये पदार्थ हमारे ऐसे हैं जो कि अनुचुंबकीय श्रेणी में रखे गए हैं। अनुचुंबकीय श्रेणी में रखने का मतलब है कि इन पदार्थों को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र की ही दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं तथा किसी अगर चुंबक के पास लाते हैं तो थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब चुंबकत्व के आधार पर जो तीसरा विभाजन किया गया ये हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, तेजी से या अधिक कह लें चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण लगभग एक जैसे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में थोड़ा आकर्षण और थोड़ा चुंबकत्व का गुण प्रवेश करता है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ में जो आकर्षण और चुंबकत्व का गुण है वो तेजी से या अधिक प्रवेश करता है, जैसे लोहा। तो Fe यानी आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये हमारे उदाहरण होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के। इसीलिए लौह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक हमारा बनता है वो आयरन का बनता है, क्योंकि इस पे चुंबकत्व का गुण हमारा आसानी से जो है प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का तीन तरीके से विभाजन हुआ। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। तीनों की हमारी अलग अलग परिभाषाएं हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब एंटीबॉडी हो गई, मतलब इसमें जो चुंबकत्व के गुण होंगे वो सारे विपरीत होंगे। यानी इस पे जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो विचुंबकन की क्रिया होगी तथा जब हम चुंबक के पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है सिल्वर, कैल्शियम और मरकरी। अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व में एक जैसा गुण होता है। डिफरेंस हमारा सिर्फ इतना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में
थोड़ा सा चुंबकत्व होता है यानी चुंबकन की क्रिया होती है, और थोड़ा सा वो आकर्षित होते हैं यानी जो गुण प्रवेश करता है वो दोनों ही हमारे थोड़े थोड़े यानी कम मात्रा में गुण प्रवेश कर पाते हैं, इसीलिए इसके चुंबक हम कम बनाते हैं। तीसरा जो हमारा भाग है लौ चुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण आसानी से और बहुत तेजी के साथ प्रवेश करता है, जिसे हम Fe और कोबाल्ट तथा निकिल कहते हैं। निकिल तो जितने भी हमारे चुंबक हैं वो निकिल या कोबाल्ट या फिर Fe यानी आयरन से जो है बनाए जाते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तेजी से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है और आकर्षण भी तेजी से हमारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से चुंबकत्व के आधार पर ये पदार्थों का विभाजन किया गया। अब अगला हम क्वेश्चन, नति कोण और दिक्पात का कोण क्या है? तो नति कोण और दिक्पात का कोण दोनों ही हमारे चुंबकत्व में आते हैं। तो नति कोण जो होता है, क्वेश्चन नंबर ये 17 है, यानी नति कोण, नति या इसी को हम नमन कोण बोलते हैं, नमन कोण। और दूसरा हमारा होता है दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण। तो नति और दिक्पात का कोण जो है, नति कोण और दिक्पात का कोण, तो नति जो कोण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय यमोत्तर के बीच बनता है। इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, यानी tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर V/H, जहां पर V है पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और H होता है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। मान ली चुंबकीय क्षेत्र हमारा B है, BE है, तो H बराबर हो जाता है BE cos थीटा और V बराबर हो जाता है BE sin थीटा। ये हमारा क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है। इसको अगर हम डिवाइड कर दें यानी V/H करें तो ये हो जाएगा BE sin थीटा अपान BE cos थीटा, ये BE कैंसिल हो जाएगा तो आ जाता है tan थीटा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स V/H। यानी अगर पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक अगर हमें दिए हुए हैं तो हम उसके नति कोण को जो है निकाल सकते हैं। नति कोण की परिभाषा करते समय हम कहते हैं कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय यमोत्तर जो होता है इसके बीच बनने वाला जो कोण है, यानी चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच बनने वाला कोण ये थीटा, इस थीटा को ही हम बोलते हैं नति कोण। और इस नति कोण को हम निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स V/H, जहां पर V हमारा पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक है यानी BE sin थीटा, और क्षैतिज घटक H है जिसका मान होता है BE cos थीटा। तो इस प्रकार से अगर हम BE को निकालें तो BE बराबर हो जाएगा √H² प्लस V²। ये हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रयोग करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो पृथ्वी का क्षैतिज घटक का वर्ग और पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक के वर्ग का वर्गमूल जो होता है वो हमारा BE के बराबर होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। तो इस प्रकार से नति कोण को हम परिभाषित कर सकते हैं कि क्षैतिज
ऊर्ध्वाधर घटक तथा क्षैतिज घटक के अनुपात को हम इसका नति कोण कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच बनने वाले कोण को नति या नमन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से दिक्पात का कोण होता है। दिक्पात का जो कोण है वो चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पर हम दोनों यमोत्तर लेते हैं, चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर, जबकि हम नति कोण में चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय यमोत्तर लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय यमोत्तर के बीच बनने वाले कोण को नति या नमन कोण कहते हैं तथा चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। और नति कोण को हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं tan इनवर्स V/H से। अब एक होता है क्यूरी ताप, इसी चैप्टर्स में है, यानी इसी से संबंधित हमारी टॉपिक है। क्यूरी ताप क्या होता है? क्यूरी ताप वो ताप होता है जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं। जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसके चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाए, इस ताप को, यानी वो न्यूनतम ताप, या हम ये कह लें न्यूनतम नहीं, वो अधिकतम ताप हो जिस ताप पर किसी चुंबक को गर्म करने से चुंबक का चुंबकीय गुण नष्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं क्यूरी ताप। क्यूरी ताप अक्सर करके पूछा जाता है, क्यूरी ताप क्या है? तो हर एक पदार्थ का अलग अलग, जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, इन हर एक का अलग अलग क्यूरी ताप है, यानी हर एक का अलग अलग हमारा टेम्परेचर है कि इतने ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाएगा। तो विभिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न हमारा क्यूरी ताप होता है। तो क्यूरी ताप वो ताप होता है जिस ताप पर किसी चुंबक को गर्म करने पर उस पदार्थ का चुंबकीय गुण नष्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं क्यूरी ताप। अब हम देखिए प्रेरण संबंधी कुछ टॉपिक उठाते हैं। प्रेरण संबंधी क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसी भी अगर कुंडली का हम फ्लक्स परिवर्तित करते हैं, फैराडे ने बताया था कि किसी भी अगर हम कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित करते हैं तो उस पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस पे एक धारा भी बहने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहेंगे। तो यहां पर एक घटना घटती है, एक स्वप्रेरण की घटना होती है और एक अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है। स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन जो होता है, तो स्वप्रेरण का मतलब है कि जब स्वयं में हो, और अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है जब अन्य में हो, यानी दूसरे में हो। तो इसका मतलब है कि जो स्वप्रेरण की घटना होगी वो उसी कुंडली में होगी जिस पे हमने चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया है, और अन्योन्य प्रेरण का मतलब है ये किसी दूसरी कुंडली में होगी। यानी हम यहाँ पर दो कुंडलियां लेंगे कि एक कुंडली का हम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करेंगे, तो जो परिवर्तन दूसरी कुंडली में हो रहा है या दूसरी कुंडली में जो प्रेरित धारा हमारी उत्पन्न हो रही है, तो वो घटना हमारी अन्योन्य प्रेरण में चली जाती है। तो स्वप्रेरण का मतलब है कि जब हम किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें और उस परिवर्तन के फलस्वरूप उस पे जो प्रेरित धारा हमारी उत्पन्न हो वो उसी कुंडली में हमारी उत्पन्न हो, तो उत्पन्न जो प्रेरित धारा होती है वो हमारी जो होती है कि, तो इस स्वप्रेरण को हम L से डिनोट करते हैं, यानी L बराबर होता है N phi अपान I, यानी I इज प्रोपोर्शनल N phi।
जहाँ की एन फाई जो है वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है, तो आई इज प्रोपोर्शनल एन फाई। अगर हम आई का मान 1 कर दें, यदि हम आई का मान 1 कर दें तो L इज इक्वल टू एन फाई के। तो इससे हमने स्वप्रेरण की परिभाषा हमारी बन जाती है। L को हम स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। तो इस स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या हुई कि एकांक एम्पियर की धारा एकांक उसी कुंडली में, यानी जिस कुंडली का हमने चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया है उसी कुंडली में अगर हम एकांक एम्पियर की वैद्युत धारा उत्पन्न कर दें तो उस चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यानी इतना हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या लगाएं कि उस पे 1 एम्पियर की धारा हमारी उत्पन्न हो जाए, उसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे L। इसी तरीके M इज इक्वल टू होगा एन फाई N1 फाई 1 अपान I2। यहां पर जो I2 धारा होगी वो दूसरी कुंडली में है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या हमारी पहली कुंडली की है। यानी अगर हम एकांक एम्पियर की धारा I2 इज इक्वल टू 1 देन M इज इक्वल टू N1 फाई 1। N1 फाई 1 क्या है? पहली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। और I2 क्या है? दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो एकांक एम्पियर की प्रेरित विद्युत धारा किसी अन्य कुंडली में यानी किसी दूसरी कुंडली में उत्पन्न करने के लिए आवश्यक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, यानी आवश्यक पहली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं हमारी लगभग एक जैसी हैं। अंतर सिर्फ इतना है, स्वप्रेरण में उसी कुंडली में धारा उत्पन्न होगी, जबकि अन्योन्य प्रेरण में हमारी अन्य कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। तो स्वप्रेरण गुणांक की जो परिभाषा है इसी पर आधारित है कि एकांक एम्पियर की प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए यानी उसी कुंडली में उत्पन्न करने के लिए आवश्यक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, तथा एकांक एम्पियर की वैद्युत धारा किसी दूसरी कुंडली में उत्पन्न करने के लिए आवश्यक पहली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। और इसका मात्रक होता है हेनरी। तो इस प्रकार से हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। भंवर धाराएं, अब इसी में संबंधित देखिए, जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक धारा और हमारी उत्पन्न होती है, जैसे इडी करंट जिसको हम बोलते हैं भंवर धाराएं। भंवर धाराएं, ये भंवर धाराएं वो धाराएं होती हैं कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स से बद्ध हो, जब दो चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होता है तो उस पे एक वक्र के रूप में, गोल वक्र के रूप में धाराएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। जब किसी चुंबक के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इससे परिवर्तन होने से उसमें गोल वक्रों के रूप में धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। जैसे ये धाराएं हमारी कहाँ पर उत्पन्न होती? जब ट्रेन हमारी पटरियों के बीच से निकलती है दौड़ते हुए,
तो वहां पर जो धाराएं हमारी उत्पन्न होती हैं वो भंवर धाराएं होती हैं कि किसी चुंबक के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो गोल वक्रों के रूप में धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। क्योंकि भंवर धाराएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भंवरों के समान यानी गोल गोल चक्कर के समान होती हैं, जैसे भंवर हमारी होती है, इसलिए इनका नाम जो है इजी करंट्स यानी भंवर धाराएं होती हैं। तो भंवर धाराएं हमेशा वहां पर उत्पन्न होंगी जहां पर चुंबक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी जैसे रेल की पटरियों में जब ट्रेन हमारी चलती है तो उसमें जो पटरियों में एक हमारी धारा उत्पन्न हो जाती है, वैद्युत धारा, वहां पर ये भंवर धारा जो है कहलाती है। वाटहीन धारा बहुत परिभाषा पूछी जाती है। वाटहीन धारा, वाटहीन, वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट देखिए, वाटहीन धारा का मतलब है कि वो धारा जिसकी वैद्युत शक्ति P का मान 0 हो। ऐसी धारा जिसकी वैद्युत शक्ति P का मान 0 हो किंतु धारा बह रही हो, ऐसी धारा को हम वाटहीन धारा बोलते हैं। क्योंकि P बराबर जो पावर होता है ये VIRMS इंटू IRMS और इंटू cos फाई। यहां पर ये cos फाई जो है ये हमारा शक्ति गुणांक है। अगर फाई का मान हमारा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। इसलिए पावर हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहां पर लगती? LR परिपथ में। ये इक्वेशन हमारी LR परिपथ में लगती है। यानी जो चोक कुंडली होती है, चोक कुंडली में वाटलेस करंट बहती है, इसीलिए चोक कुंडली की लाइफ हमारी जो है ज्यादा होती है इन बल्बों की तुलना में। क्योंकि बल्ब में हमारी पावर कुछ रहती है, लेकिन यहां पर जो चोक कुंडली होती है, तो चूंकि चोक का जो परिपथ होता है वो LR परिपथ होता है, यहां पर L और R के बीच में जो हमारा फेस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो cos 90 का मान हमारा 0 होने की वजह से पावर हमारी शून्य हो जाती है। तो ऐसी धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं कि धारा तो बहे लेकिन उसकी शक्ति शून्य हो, ऐसी धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। समझ में आ गया? वाटहीन धारा क्या है? कि ऐसी धारा जो परिपथ में तो बहे लेकिन परिपथ की शक्ति हमारी शून्य हो। और ये शून्य की कंडीशन कब होगी? जब उसका शक्ति गुणांक जो है cos फाई का मान 0 होगा। यानी फाई का मान जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 का मान 0 होता है, और ऐसा परिपथ हमारा होता है LR परिपथ। और ये परिपथ हम चोक कुंडली में लगाते हैं। अब देखिए, इसी क्रम में अगला हम क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उत्सर्जन, इमिशन क्या होता है? इमिशन भी यहां पर हमने 2 प्रकार के पढ़े हैं फिजिक्स में। तो एक उत्सर्जन है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, उत्सर्जन। और एक उत्सर्जन हमने पढ़ा है तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। ये इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक है और ये इमिशन ऑफ टेम्परेचर है। तो यहां पर ये उत्सर्जन में क्या अंतर है? प्रकाश
वैद्युत उत्सर्जन क्या है और तापायनिक उत्सर्जन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। तो प्रकाश उत्सर्जन और तापायनिक उत्सर्जन में थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है। प्रकाश उत्सर्जन वो उत्सर्जन होता है जब किसी प्रकाश की किरणें धातु की तल पर आपतित होती हैं, यानी धातु की तल पर डाली जाती हैं, तो उस धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जब किसी पदार्थ यानी धातु के तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, आपतित होने का मतलब डाली जाती हैं, तो उस धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार की जो घटना होती है वो हमारी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। क्योंकि प्रकाश को डालने से उत्सर्जन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉनों का, यानी वैद्युत इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे वैद्युत आवेश हैं, इसलिए इसका नाम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। यानी प्रकाश को डालने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना हमारा कहलाता है प्रकाश उत्सर्जन। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं प्रकाश वैद्युत, वो कहलाते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन। और जो हमारी धारा बहती है वो हमारी कहलाती प्रकाश वैद्युत धारा। तो इस प्रकार, और ये घटना हमारी कहाँ पर लागू होती है, जैसे आजकल जो सौर ऊर्जा से हमें मिल रहे हैं, धारा मिलती है प्लेटों के द्वारा, वो हमारी कहलाती हैं प्रकाश वैद्युत धारा। तो प्रकाश वैद्युत धारा हम सौर ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उस पे डालते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के बैटरी में एकत्रित होते रहते हैं और उसका फिर हम प्रयोग कर लेते हैं बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में और भिन्न भिन्न उपकरणों को चलाने में। तो इस प्रकार की उत्सर्जन को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जन की जो घटना होती है एक विशेष तरंगदैर्घ्य पर और एक विशेष आवृत्ति पर होती है। यानी ये नहीं कि कोई भी प्रकाश डाला जाए और उत्सर्जन संभव हो, ऐसा नहीं है। एक विशेष प्रकार की आवृत्ति का जब प्रकाश पड़ता है तभी तल से उत्सर्जन क्रिया संभव होती है। तो वो न्यूनतम आवृत्ति, इसी से संबंधित हम अगला क्वेश्चन भी किए दे रहे हैं कि देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी देहली आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति है जिस आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के तल पे डाला जाए और उस धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का संभव उत्सर्जन संभव हो सके, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं और इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यू नॉट वो न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति का प्रकाश डालने पर उस धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं और इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो जो W हमारा है, W इक्वल टू H इंटू न्यू नॉट, न्यू नॉट को हम लिख सकते हैं H इंटू सी अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू W। W क्या है, कार्यफलन, यानी जो हमारा कार्यफलन हो रहा है, इतनी ऊर्जा हमारी आ रही है एक फोटान के द्वारा और ये फोटान की ऊर्जा ही हमारी कार्यफलन है। तो यहाँ पर जो न्यू नॉट है ये हमारी देहली आवृत्ति और जो लैम्डा नॉट है वो हमारा है देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य।
तो यहाँ पर देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य की भी परिभाषा हमारी हो जाती है कि देहली तरंग दैर्घ्य वो उच्चतम तरंग दैर्घ्य है। जब आवृत्ति हमारी न्यूनतम होगी तो तरंग दैर्घ्य हमारा अधिकतम होता है, क्योंकि इन दोनों में विपरीत अनुपात है। तो वो उच्चतम तरंग दैर्घ्य जिस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने पर किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस अधिकतम तरंग दैर्घ्य को हम देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इस देहली तरंग दैर्घ्य को इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू hc/w, जहां पर h हमारा प्लांक नियतांक, c प्रकाश की चाल और w हमारा कार्यफलन है। तो इस प्रकार से हमारी देहली तरंग दैर्घ्य भी परिभाषित हो जाती है और देहली आवृत्ति भी परिभाषित हो जाती है कि न्यू नॉट बराबर हो जाएगा W/H। W यहां पर भी हमारा कार्यफलन है और H है प्लांक नियतांक। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में ये दोनों हमारे चीजें हैं, देहली आवृत्ति भी है और देहली तरंग दैर्घ्य भी है। तो हमारे तीनों टॉपिक क्लियर हो जाती हैं कि उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, और कार्यफलन जो होता है, कार्यफलन ये न्यूनतम वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा से हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। क्योंकि उत्सर्जन करने में भी ऊर्जा जाती है, एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर होती H इंटू न्यू के बराबर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, ये ऊर्जा किसी धातु के तल पर टकराती है तो धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकलने में वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि धातु के धन आयनों से टकराते हैं, उस टकराने में उन्हें ऊर्जा नष्ट होती है। या हम ये कह लें कि वहां पर उपस्थित धातु के कुछ सबको नहीं मिलती, कुछ को मिलती ऊर्जा, और वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के उससे निकलना चाहते हैं तो धातु के धन आने से टकराने पर भी ऊर्जा नष्ट होगी। अब हम देखिए तापायनिक उत्सर्जन क्या है। तापायनिक उत्सर्जन वो उत्सर्जन होता है जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, यानी ताप देते हैं, नाम से ही तापायनिक यानी ताप देना। तो जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं यानी ताप देते हैं तो उस धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो ये दोनों उत्सर्जन हमारे अलग अलग हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में प्रकाश डाला जाता है, जबकि तापायनिक उत्सर्जन में हम ताप देते हैं यानी धातु को गर्म करते हैं, तब तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होता है। तो इस प्रकार से दोनों हमारे डिफरेंस मालूम हो गए कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और तापायनिक उत्सर्जन में अंतर क्या है। तापायनिक उत्सर्जन ताप देने पर होता है, जबकि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रकाश डालने पर होता है। होता दोनों धातु के तल से ही है। टॉपिक हमारी क्लियर हो रही है, क्रमशः धीरे धीरे करके इन टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अगले लेक्चर में आगे की टॉपिक हम जो है देंगे।